हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरेज के बारे में। उतना इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं है, लेकिन इससे आगे आने वाला जो लेक्चर है यानी कि मोजलेस लॉ जो हम पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत ज़रूरत हमें पड़ेगी और वो ज़रूरत जिन चीज़ों की पड़ेगी वो हम समझ लेंगे। तो बेसिकली क्या है, हमें मोटा मोटा ये समझना है एक्सरे क्या होती है। एक्सरे के बारे में आपको पता होगा कि ये हाई एनर्जी, कौन सी एनर्जी, हाई एनर्जी और शॉर्टर वेवलेंथ वाली वेव्स होती है। शॉर्टर वेवलेंथ वाली अपने पास में रेज होती है, शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। और वेवलेंथ भी होती कितनी है इसकी, 1 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक। क्लियर है, 1 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक है। इसका मतलब भाई सीधी सीधी बात है, विजिबल रीजन से तो बाहर हो गई है। ये किससे बाहर हो गई है, विजिबल रीजन से तो बाहर हो चुकी है। अपने पास में कैसा होता है, देखो स्पेक्ट्रम ऐसा होता है कि विबग्योर होता है, ऐसे VIBGYO, विबग्योर VIBGYOR, ठीक है। उसके बाद विबग्योर को हम विजिबल लाइट बोलते हैं। उसके इधर होती है अल्ट्रावायलेट, है ना, और इधर होती है, क्योंकि इधर रेड आता है तो ये होती है इंफ्रारेड, ठीक है। अल्ट्रावायलेट के बाद होती है एक्सरे और फिर होती है गामा रे, और इधर होती है अपने पास में माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ऐसा ही होता है, इसी तरह का अपने पास में लाइट स्पेक्ट्रम होता है। अब देखो एक्सरे यहां आ रही है, तो मतलब विजिबल लाइट से अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद में एक्सरे। तो ऐसे जो है एनर्जी यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ घटती है। इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो सबसे कम से बस थोड़ी सी ज्यादा वेवलेंथ होती है और सबसे ज्यादा एनर्जी से थोड़ी सी कम एनर्जी होती है एक्सरेज की। गामा से थोड़ी सी कम एनर्जी होती है। गामा हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ लेंगे। तो एक्सरे का मतलब क्या है कि विजिबल नहीं है, आंखों को दिखेगी नहीं, क्योंकि विजिबल रेंज में है नहीं स्पेक्ट्रम के, पहली बात। दूसरी बात क्या है, हाई एनर्जी और छोटी वेवलेंथ वाली रेज है ये, जो कि हमारी आंखों को विजिबल नहीं होती हैं। अब एक्सरे हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई हमने क्या पढ़ लिया, हमने रेडिएशन कैसे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसे रेडिएशन प्रोड्यूस करेगी, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। इसका यूज आपको पता है बहुत ज्यादा होता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। जनरली आपने मेडिसिन में, मेडिकल साइंस में इसका यूज देखा होगा, जो एक्सरे करते हैं बॉडी का अंदर के पार्ट तक पेनिट्रेट कर देती है। तो इसकी एक पेनिट्रेटिंग पावर भी होती है। उसके बेस पे दो टाइप के एक्सरे होती है, सॉफ्ट और हार्ड। ज्यादा पेनिट्रेट करेगी बॉडी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो हार्ड पेनिट्रेटिंग एक्सरे हो गई, और कम पेनिट्रेट कर पाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो अपनी सॉफ्ट एक्सरे हो गई। ठीक, ये बेसिक बातें हो गई इसके बारे में। हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, हमने एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा, तो वहां पे हो क्या रहा था प्रैक्टिकली, एक पार्टिकल जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, इधर ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वेव्स निकल रही हैं। तो उसी तरह से ये वेव निकलेगी, मतलब ये वाली रे निकलेगी, और ये रे निकलेगी तो कैसे निकलेगी, देखो उसके लिए एक सेटअप किया था कूलिज ने, जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं वो बताऊंगा और वही याद रखनी है। क्या है ये सेटअप, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टारगेट है। टारगेट मतलब क्या है, टारगेट बना हुआ है ऐसे मटेरियल का, भी टारगेट के बारे में याद रखना, किसका बना हुआ है, ऐसे मटेरियल का जिसका हाई तो मेल्टिंग पॉइंट हो, क्या हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई हो, यानी कि हीट कितनी भी मिले इसे ये एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ज्यादा हीट ले रहा है तो भाई गर्म होकर पिघल ना जाए, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये जनरली लिया जाता है टंगस्टन का या फिर मोलिब्डेनम का, ठीक है। इस तरह से टंगस्टन मान लो जनरली, ठीक है। टंगस्टन को टंगस्टन इसके लिए प्रीफर किया जाता है, ठीक है। टारगेट मटेरियल लगा हुआ है, ये है टारगेट मटेरियल अपने पास। पीछे लगा हुआ है कॉपर ब्लॉक और पीछे लगाई है कॉपर रोड। अब ये कॉपर लगाने का मतलब क्या है टारगेट के पीछे, देखो मतलब हमें प्रैक्टिकली करना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बरसाने यहां से इसके ऊपर। इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पे इसके ऊपर टकराएंगे तो एक्सरेज निकलेंगी। जैसे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर टकराएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, और यहां से टकरा के एक्सरे निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी भाई, एक्सरे निकल जाएगी। तो मतलब ये है कि जब हाई स्पीड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इससे टकरा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये तो बहुत गर्म हो जाना चाहिए। बहुत गर्म हो जाएगा तो इस पे हीट इकट्ठी होने लगेगी, इसलिए पीछे कॉपर लगाया हुआ है कि हीट जो है इसके ऊपर इकट्ठी ना हो और इससे कॉपर में ट्रांसफर हो जाए, और पीछे से कॉपर रोड से ट्रांसफर होती होती निकल जाए, मतलब ज्यादा एरिया मिल जाए हीट को बहने के लिए, एक जगह इकट्ठी ना हो, ताकि ये टारगेट को हम बार बार काफी टाइम तक के लिए यूज कर सके एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए। अब होता क्या है भाई, ये फिलामेंट है, ठीक है। यहाँ पे फिलामेंट वोल्टेज लगाया हुआ है, ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है V लगाया हुआ, मतलब इसको हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। होगा क्या कि जैसे ही मैं फिलामेंट वोल्टेज अप्लाई करता हूं, ये फिलामेंट है,
फिलामेंट है हाई रेजिस्टेंस फिलामेंट, यानी कि हीट होने लगेगा, और हीट होने लगेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी तो क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। मतलब ऐसे बस अपने, मतलब ऐसे समझो बिल में छुप के बैठे हो और बाहर निकल गए। जैसे ही बाहर निकले इलेक्ट्रॉन, अब उनको दिखा टारगेट, अब वो टारगेट के पास जाना चाहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं कि वो टारगेट के पास आ जाए, धीरे धीरे आ रहा है। तो इसके लिए हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लगाया हुआ है। ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। काइनेटिक एनर्जी को कैसे इंक्रीज कर देगा भाई, इलेक्ट्रॉन, ये जो अपने पास में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसकी एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये बराबर किसकी होगी, ईवी के, क्यू इंटू वी। किसी भी पार्टिकल के अक्रॉस अगर आप वी वोल्टेज लगा देते हो, किसी भी चार्ज के अक्रॉस क्यू के वी वोल्टेज का पोटेंशियल लगा देते हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है क्यू वी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भाई अपने पास में इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस वी वोल्टेज लगा दिया, तो इसकी एनर्जी मिली गई ईवी, जो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हो गई, यानी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। तो इसको बहुत तेज एनर्जी दे दी हमने, बहुत हाई स्पीड, मतलब हाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है। इसकी एनर्जी इतनी तेज हो गई कि जब इससे टकराया तो एक रेडिएशन निकली, जिसे हम एक्सरे बोल रहे हैं। बस ऐसे ही एक्सरे प्रोड्यूस होती है, और कुछ नहीं याद रखना। चीजें काम की क्या है, ये कॉपर ब्लॉक और कॉपर रॉड इसलिए लगाया गया है ताकि सिर्फ और सिर्फ आगे जा सके चीजें, मतलब कि हीट जो है यहां पे आ रही है वो आगे की तरफ ट्रांसफर हो सके। टारगेट जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होनी चाहिए, और उसके अलावा ये जो फिलामेंट है हाई रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, हीट गर्म ज्यादा होगा, पावर इसमें हीट जाएगी आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और क्योंकि करंट यहां से बह रही होगी, इसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा, तो इसका मतलब इसमें जो पावर जनरेट होगी ज्यादा होगी, हीट ज्यादा जनरेट करेगा, ज्यादा हीट जनरेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन पॉप अप होंगे, इससे पॉप आउट होंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे, और फिर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से इतना ज्यादा एक्सेलरेट कर दूंगा कि रेडिएशन निकल जाएगी। अब आती है बात कि एक्सरे की इंटेंसिटी क्या होगी, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और एक्सरे के साथ जो फोटोन्स जा रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो यार, एक बात समझने की कोशिश करो। अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया यहां पे वी वोल्टेज लगा के, है ना, ऐसे ही तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी है, तो बस इससे बाहर निकला था, जैसे ही बाहर निकला अपन ने वोल्टेज लगाया हुआ है, ये मिलते के साथ ही जोर से जाके लगा और इससे टकराया और एक्सरे निकल गई। ठीक है, कंटिन्यूअस एक्सरे बोलते हैं जिसे। अब होगा क्या, अब कुछ ऐसा होगा कि भाई यहां पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे फिलामेंट से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, इसका मतलब क्या है कि यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराएंगे, इसका मतलब यहां से एक्सरे ज्यादा निकलेगी। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हैं, इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी ज्यादा आएंगे, मतलब कि एक्सरे ज्यादा निकलेगी। इसका मतलब क्या है कि फिलामेंट के वोल्टेज पे डिपेंड करती है, फिलामेंट के वोल्टेज पे डिपेंड करती है, क्या डिपेंड करती है, एक्सरे की वोल्टेज पे डिपेंड करती है, एक्सरे की इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे क्यों डिपेंड कर रही है, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं। अब भाई बाहर उतने ही आएंगे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा निकलेंगे, जब मैं इसका वोल्टेज बढ़ाऊंगा, इसका वोल्टेज बढ़ा दिया तो फिलामेंट से क्या होगा, फिलामेंट क्या हो गया भाई, हीट ज्यादा होगा, तो पर यहां से फिलामेंट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो कि पहले कम निकल रहे थे, ज्यादा हीट मिलेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हीट मिलेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ज्यादा बाहर निकलेंगे, ज्यादा टकराएंगे, और ज्यादा टकराएंगे ज्यादा एक्सरे निकलेगी। ठीक है, ओके। अब अगर मैं ये बढ़ा दूं V का मतलब क्या है, ये वाला वोल्टेज, ये जो इसके अक्रॉस लगा हुआ है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, अगर मैं इसे बढ़ा दूं, इसको कांस्टेंट रख दूं, मतलब इलेक्ट्रॉन उतने निकल रहे हैं जितने, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो 100 के 100 निकल रहे हैं। अगर मैं उसको बढ़ा रहा हूं तो अब 200 निकलने लग जाएंगे, एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़ गई, पहले 100 निकल रहे थे अब 200 निकल रहे हैं। अब मानो वापस से 100 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो कुछ एनर्जी से जा रहे थे, लेकिन इसको मैंने और इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब ये 100 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी ज्यादा से आ रहा है, इसका मतलब एनर्जी एक्सरे की भी ज्यादा होगी, यानी कि एनर्जी ज्यादा होगी एक्सरे की, यानी देखो भाई तेज स्पीड से आएगा, तेज स्पीड से आएगा तो मतलब तेजी से टकराएगा, तेजी से टकराएगा मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रॉन बन गया है। हाई फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रॉन टारगेट के साथ में टकराएगा तो भाई हाई फ्रीक्वेंसी वाली एक्सरे निकलेगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे जो है वो इस पे डिपेंड करी, इंटेंसिटी इस पे डिपेंड करी। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करी, इस पे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो यहां से जज की जाएगी, यहां से मेजर की जाएगी, यहां से कंट्रोल की जाएगी। तो यहां से अपन ने उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया मतलब हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे निकली। मतलब क्या है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन है,
क्या वो ही रिस्पॉन्सिबल है हाई फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन के लिए? तो फोटोन जो निकलेगा मतलब एक्सरे जो निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी मान रहा हूं एफ है, तो ईवी बराबर होना चाहिए एच एफ के, यानी कि एच सी अपॉन लैम्डा के। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो लैम्डा मिनिमम होना चाहिए, और लैम्डा मिनिमम कितना हो जाएगा? लैम्डा मिनिमम हो जाएगा एच सी अपॉन ई वी। ठीक है, एच सी अपॉन ई वी आ गया। तो एच सी और ई तो कांस्टेंट हो गए, ये चीज तो आपको नजर आ रही होगी। एच सी और वी क्या हो गए? एच सी और ई, एच सी और ई हो गए कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ जो कट ऑफ वेवलेंथ है, लैम्डा मिनिमम को क्या बोलते हैं? कट ऑफ वेवलेंथ, मतलब सबसे शॉर्टर वेवलेंथ क्या निकल सकती है एक्सरे की, वो बात कर रहा हूं। वो डिपेंड करेगी वी पे। वी जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी की एक्सरे निकलेगी, उतनी ज्यादा एनर्जेटिक एक्सरे निकलेगी। ज्यादा एनर्जी मतलब कम वेवलेंथ, यानी कि उतनी ही कम वेवलेंथ की क्या निकलेगी? अपनी वेव निकलेगी, एक्सरे निकलेगी। ठीक है, तो क्लियर हो गई ये सारी बात। तो ये कहानी थी भाई। इसे हम बोलते हैं, इस वाले प्रोसेस से जो हम चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें हम कंटिन्यूअस एक्सरे भी बोलते हैं। और इसका जो इंटेंसिटी का ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह का आता है, इस तरह का आता है इंटेंसिटी का ग्राफ। ठीक है, इंटेंसिटी का ग्राफ इस तरह का देखा जाता है इस केस में। ठीक है, यहां पे इंटेंसिटी होती है और ऐसे 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 इंक्रीज करती है और फिर उसके साथ में ऐसे 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 घट जाती है। क्लियर है बिल्कुल ये बात? तो मतलब इंटेंसिटी किसके साथ में कर रहा हूं मैं मेजर? ये लैम्डा के साथ में अगर मैं करूंगा तो इस तरह से बनाओ इसको, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस तरह से बनाओ इसको। ठीक है, ये लैम्डा के साथ में है, ये लैम्डा मिनिमम है, कट ऑफ वेवलेंथ जिसे हम बोल रहे हैं इंटेंसिटी है। ठीक है, मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर रेंज है जिसके लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। लैम्डा की एक पर्टिकुलर रेंज आएगी जिसके लिए इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, उससे कम पे भी इंटेंसिटी घटती जाएगी, और लैम्डा की उससे ज्यादा पे भी इंटेंसिटी घटती जाएगी। एक पर्टिकुलर रेंज है, मतलब एक मिड रेंज आएगी जहां पे इंटेंसिटी क्या है? हमेशा थोड़ी अच्छी रहेगी, मतलब मैक्सिमम रहेगी और मैक्सिमम के आसपास घूमेगी। उससे कम पे भी इंटेंसिटी, उस वेवलेंथ से कम पे भी इंटेंसिटी कम है, और उस वेवलेंथ से ज्यादा पे भी इंटेंसिटी कम है, लेकिन बीच वाली इस रेंज के अंदर अंदर इंटेंसिटी अच्छी खासी रहेगी। ये चीज हमें समझ में आती है। अब क्या है कि दो तरह की एक्सरेज होती है। बेसिक बेसिक बातें क्योंकि हम कर रहे हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, जहां से मर्जी वहां से पढ़ो, इंटरनेट से पढ़ो, जिस भी बुक से पढ़ना है पढ़ो, और एनसीईआरटी से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, हर जगह आपको थ्योरी अच्छी लिखी हुई मिलेगी। इसलिए हम यहाँ पे थ्योरिकली बातें कर रहे हैं चीजों की, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली थ्योरी है। मोजले में इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। तो भाई जो एक्सरे थी वो दो प्रकार की थी। कौन कौन सी? कंटिन्यूअस, एक तो हमने पढ़ी थी कि कंटिन्यूअस ग्राफ आ रही है। एक होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब उसमें कैसी ग्राफ आती है भाई? उसमें कुछ इस तरह की ग्राफ आती है, ऐसे, ठीक है, फिर एकदम से ऐसे, फिर ऐसे, फिर एकदम से ऐसे, फिर ऐसे, फिर एकदम से ऐसे, इस तरह की ग्राफ आती है उसमें। ठीक है, ये क्या है? ये शार्प जो है, जैसे ये वेवलेंथ की, मतलब ऐसे कि किसी किसी टाइम पे अपनी बहुत ही हाई इंटेंसिटी हो गई, ऐसा समझो। ठीक है, अब ये कब प्रोड्यूस होगा और कैसे प्रोड्यूस होगा? ये कैरेक्टरिस्टिक के कारण प्रोड्यूस होता है मेटल के, मटेरियल के, जो भी मटेरियल हम टारगेट मटेरियल यूज करें, इसलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहा जाता है। अब कैसे होता है ये प्रोसीजर समझ लेते हैं। मान के चलो भाई अपने पास में कोई जो टारगेट मटेरियल है वो इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, है ना। उसकी हम क्या कर रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये एन शेल है, ऐसा ही होगा। ठीक है जी। अब क्या होगा? जैसे अपना टारगेट मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन हिट करेगा, एक्सक्यूज मी, जैसे ही अपना टारगेट मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन हिट करेगा तो वो क्या कर देगा? मान लो के वाले में इलेक्ट्रॉन पे हिट किया तो वहां से उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, यहां से अपना इलेक्ट्रॉन आया और इसने हिट किया यहां पे, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो यहां पे क्या हो गई? वैकेंसी हो गई। क्या हो गई? वैकेंसी हो गई के शेल में। अब वैकेंसी हो गई तो इसके ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? खाली थोड़ी ना बैठ रहेंगे, उनको जगह मिल गई भाई, चलो कूदो, एनर्जी रेडिएट करो, एनर्जी इमिट करो। तो ये क्या करते हैं? यहां से ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा लेते हैं कि भाई ये भी जंप कर सकता है, ये भी जंप कर सकता है, और ये भी जंप कर सकता है, सारे ही जंप कर सकते हैं। तो अब जो जंप करेंगे ये, उनको हम बोलते हैं के अल्फा, के बीटा, के गामा, के डेल्टा, इस तरह से। ठीक है, तो क्योंकि के शेल में जंप कर रहे हैं,
यहां पे वैकेंसी बन गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने हिट किया और वहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया के शेल से, तो एल से जो के में आया उसे बोलेंगे के अल्फा, और एम से जो के में आएगा इलेक्ट्रॉन उसे बोलूंगा के बीटा, और एन से जो के में आएगा उसे बोलूंगा के गामा। ठीक है, इसी तरह का होगा। अब देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ये तो आपने नोट कर ही होगा, कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ग्राफ मिल भी जाएगा। अब जो बात करें वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोजलेज में हमें पढ़ना है, मोजलेज लॉ में। ठीक है, अब मान के चलो ये पहला एनर्जी लेवल है, ग्राउंड स्टेट। उसके बाद एनर्जी गैप ज्यादा होता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर और कम होता है, मतलब कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या है, घटता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। हाइड्रोजन के लिए देखो कितना होता है, ये वाला गैप तो 10.2 होता है, ये वाला तो 3 पे आ जाता है, फिर 1 पे, फिर 0. सब चीज चलता जाता है। ठीक है, तो मतलब ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, के एल एम एन एस, इस तरह से चलता है। ठीक है, तो होगा क्या कि जब एल से और इसमें आ रहा है के में इलेक्ट्रॉन जंप करके, तो अपन ने बोला भाई के अल्फा, यहां से आ रहा है तो बोला उसको के बीटा। ठीक है, और यहां से आ रहा होगा तो उसको बोलेंगे के गामा। इसी तरह बोलेंगे भाई के अल्फा, के बीटा और के गामा को। ठीक है, यानी कि ऊपर से जब भी जंप कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन तो उनको के अल्फा, के बीटा और के गामा की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि एनर्जी जो है वो किस किस गैप में ज्यादा है। मुझे तो वेवलेंथ का क्या करना है, यहाँ पे एनालिसिस करना है कि वेवलेंथ क्या क्या हो सकती है। ठीक है, मुझे पता है इस वाले गैप में एनर्जी कितनी है। देखो इसकी और इसकी एनर्जी, इसकी और इसकी, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन आया तो इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी इसकी कंपैरिजन में कम है और इसकी कंपैरिजन में भी कम है। मतलब अगर इन तीनों की एनर्जी देखूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप इसका, फिर इसका, फिर इसका। जब एनर्जी ज्यादा तो सबसे कम वेवलेंथ इसकी, उससे बाद ज्यादा इसकी और उसके बाद इसकी। तो बस यही है, हमें के अल्फा, के बीटा, के गामा का इतना सा एनालिसिस करना है कि हमें एनर्जी का रिलेशन लिखना है किसके साथ में, गामा के साथ में, सॉरी इसके साथ में, और लैम्डा के साथ में। ठीक है, लैम्डा के साथ में हमें क्या लिखना है, एनर्जी का रिलेशन लिखना है। तो प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो के अल्फा और के बीटा के लिए बात करते हैं, के अल्फा, के बीटा के लिए और के गामा के लिए, तो एनर्जी ऑफ के अल्फा जो है हमेशा कम होगी एनर्जी ऑफ के बीटा से। यहां से के अल्फा की एनर्जी हमेशा के बीटा से कम है, तो इसमें जो वेवलेंथ होगी इसका पीक हाई होगा, इसका पीक कम होगा। यानी कि जो ग्राफ बनेगा, अपन अभी बना रहे थे इस तरह से ग्राफ, ठीक है, इस तरह से जो ग्राफ बना रहे थे यहाँ पे, इस तरह से ग्राफ। ठीक है, अगर मुझे इस तरह का, मैं ये डीपीपी में सवाल डालने वाला हूं तो आप वहीं से सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। के अल्फा, के बीटा, के गामा आपको पता चल गया भाई, इसका गैप कम है, इसका गैप थोड़ा ज्यादा, उसका और ज्यादा है। मतलब एनर्जी डिफरेंस यहां ज्यादा है, यहां कम है, यहां सबसे कम है। एनर्जी डिफरेंस जहां ज्यादा होगा वहां से ज्यादा एनर्जी की वेव इमिट होगी, ज्यादा एनर्जी का रेडिएशन इमिट होगा। जहां एनर्जी गैप कम होगा वहां से कम एनर्जी का होगा। एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। अब देखो के अल्फा की एनर्जी क्या है, कम है, तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो मतलब ये के अल्फा हो गया, ये के बीटा हो गया, अगर मुझे पहचानने बोला जाए इनमें से। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी एक्सरे के बारे में। यहां सिर्फ और सिर्फ हमें यह पता होना चाहिए कि के अल्फा, के बीटा, के गामा क्या होता है, इसको क्योंकि मैं मोजले में यूज करने वाला हूं। बेसिक चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए कि ये क्या क्या होते हैं, के अल्फा, के बीटा, के गामा, और एनर्जी का इनके साथ में क्या रिलेशन है। अब मुझे ये पता है कि के अल्फा की जो एनर्जी है ना वो कम होगी के बीटा से, एनर्जी ऑफ के बीटा, और वो कम होगी एनर्जी ऑफ के गामा से, क्योंकि भाई ये एनर्जी गैप ज्यादा है, ये कम है और ये सबसे कम है। अगर ऐसा है तो वेवलेंथ ऑफ के अल्फा जो है वो तो भाई सबसे ज्यादा हो जाएगी, और वेवलेंथ ऑफ के बीटा जो है वो तो भाई उससे कम होगी, और सबसे कम हो जाएगी वेवलेंथ ऑफ के गामा, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी थी, कैसे प्रोड्यूस करी हमें पता चल गया। इसे हम कैरेक्टरिस्टिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई साहब यहाँ पे क्या है, मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक यूज हो रहा है। मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कहां से इलेक्ट्रॉन निकला और किसने जंप किया। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोजलेस लॉ, और उसके साथ हम क्या कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर को, एटॉमिक फिजिक्स को, और हम न्यूक्लियर फिजिक्स पे मूव कर जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोजलेस लॉ को पढ़ने के लिए। थैंक यू।